हाय फ्रेंड, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में मृदा अर्थात सॉइल इन इंडिया के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। टॉपिक हमारे भारत में मृदा। तो मृदा क्या होती है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का आधार प्रदान करती है। तो मृदा क्या होती है? जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का आधार प्रदान करती है। मृदा का निर्माण की बात करें तो मृदा का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से होता है। कैसे होता है? मृदा का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से होता है जिसमें हमारे भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन शामिल होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं? भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन शामिल होते हैं। अब बात करेंगे मृदा का परिचय और घटक के बारे में। किसके बारे में? मृदा का परिचय और घटक के बारे में बात करें। सबसे पहले मृदा के निर्माण की बात करें तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। तो मृदा का निर्माण क्या होता है? चट्टानों के अपक्षय मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से होता है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय वो प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूटती है और छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। तो हमारे क्या होता है? अपक्षय वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी चट्टानें टूटती है और छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। बात करें मृदा की संरचना की तो मृदा क्या होती है? कार्बनिक और अकार्बनिक। मृदा क्या होती है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होती है जिसमें हमारे क्या कुछ घटक शामिल होते हैं। तो मृदा के निर्माण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं उनकी बात करें। पहला घटक आता है हमारा कौन सा? जैविक पदार्थ जिन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। और लगभग 5%, ये कितने होते हैं हमारे मृदा में? लगभग 5% होते हैं। सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष ये हमारे क्या जैविक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर में शामिल होते हैं। कितने? 5%। चित्र में भी आप देख सकते हो 5% हमारे जैविक पदार्थ है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे कौन से? खनिज जिन्हें मिनरल्स कहते हैं। जो हमारे मृदा में लगभग 45% तक होते हैं। जो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त जो खनिज कण होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। लगभग कितना? 45%। तो चित्र में भी आप देख सकते हो 45% हमारे खनिज है। फिर जल और वायु की बात करें। किसकी? जल और वायु की बात करें तो ये लगभग 25-25% दोनों होते हैं। तो हमारे मृदा छिद्रों के अंदर उपस्थित जल और हमारे वायु दोनों के 25-25% होते हैं। तो मृदा के घटकों की हमने बात की। 4 घटक है। पहला हमारे जैविक पदार्थ जो हमारे 5% है, खनिज हमारे 45% और जल और वायु दोनों 25-25% होते हैं। बात करें हमारे पेडोजेनेसिस मतलब मृदा निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत लंबी होती है। मतलब मृदा एक दिन में बनके तैयार नहीं होती है। मृदा का निर्माण बहुत सालों में होता है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है जिसके अंतर्गत मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? मृदा में हमारे जैविक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है इसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अब बात करें मृदा के अध्ययन की तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। उसी प्रकार मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अर्थात मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। बात करें मृदा विज्ञान के जनक की तो वीवी डोकुचोव। कौन? वीवी डोकुचोव को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो क्या थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। तो वीवी डोकुचोव मृदा विज्ञान के जनक कहलाएंगे। जो हमारे क्या थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। अब हम देखेंगे भारत में मृदा के कणों का आकार। तो मृदा के कणों के आकार की बात करें तो मृदा कणों के आकार के आधार पर मृदा को कई भागों में बांटा जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत में 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की मृदा पाई जाती है। जिसमें सबसे बड़ी मृदा कौन-सी होती है? बजरी। सबसे छोटी मृदा कौन-सी थी? मृत्तिका या क्ले। सबसे बड़ी मृदा मतलब बजरी जिसे ग्रेवल्स कहते हैं। इसका आकार 2 एमएम या 2 एमएम से ज़्यादा होता है। इसका आकार कितना? 2 एमएम या 2 एमएम से ज़्यादा होता है। उससे छोटी होती है हमारे बालू जिसे सैंड कहते हैं। इसका आकार क्या है हमारे 0.5 एमएम से 2 एमएम के बीच का आकार होता है। तीसरी हमारे नंबर पे आती है गाद जिसे सिल्ट कहते हैं। इसका आकार हमारे 0.002 एमएम से 0.05 एमएम तक का आकार होता है। किसका? सिल्ट या गाद का। और सबसे छोटी मृदा कौन सी होती है हमारी? क्ले जिसे मृत्तिका कहते हैं। ये 0.002 एमएम या फिर उससे कम आकार की जो मृदा होती है हमारी क्ले या मृत्तिका कहलाती है। तो इस तरह हमने मृदा कणों के आकार के आधार पर मृदा के प्रकार देखे। तो ये 4 प्रकार है। बजरी, बालू, गाद और मृत्तिका। चित्र में भी इसको देख सकते हैं। सबसे बड़े आकार की तो हमारी कौन-सी? बजरी है और सबसे छोटे आकार की कौन-सी? मृत्तिका या क्ले है। इन कणों के मिश्रण से हमारे क्या बहुत सारी मृदाओं का निर्माण होता है। जो हमने ऊपर देखी मृदा, तो इन मृदाओं के मिश्रण से बहुत सारी मृदाओं का निर्माण होता है। जैसे बलुई दोमट, चिकनी दोमट, इस प्रकार से बहुत सारी मृदाओं का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे मृदा का पीएच मान। पीएच मान किस तरह से मृदा को प्रभावित करता है। तो मृदा का पीएच मान उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को दिखाता है जिससे हमारे पौधों की वृद्धि रुकती है या बढ़ती है। दोनों चीजें प्रभावित होती है पीएच मान से। सबसे पहली मृदा आती है हमारी कौन सी? अनप्रोडक्टिव सोल मतलब ऊसर मृदा। ऊसर मृदा की बात करें तो जिसके पीएच का मान 0 पीएच से
4.5 पीएच के बीच में होता है। 0 से 4.5 पीएच तक होता है, जिसे हम ऊसर मृदा या अनप्रोडक्टिव सॉइल कहते हैं, जो कैसी होती है? अत्यधिक अम्लीय मृदा होती है। दूसरा होती है हमारे कौन से? अम्लीय मृदा, जिसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो पीएच का मान 4.5 पीएच से 6.5 पीएच के बीच में होता है। कितना? पीएच का मान 4.5 पीएच से 6.5 पीएच के बीच में होता है अम्लीय मृदा का मान। तीसरी होती है हमारी गुड सॉइल, जिसे अच्छी मृदा कहते हैं। तो पीएच का मान 6.5 पीएच से 7.5 पीएच के बीच में होता है हमारी अच्छी मृदा, ये गुड सॉइल का मान। और ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त पीएच होता है। कितना? 6.5 से 7.5 के बीच का जो मान होता है, ये हमारे क्या अच्छी सॉइल के लिए ठीक रहता है। फिर लवणीय मृदा की बात करें तो इसका पीएच का मान 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। आप इसे याद रखें, 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। बात करें हमारी क्षारीय मृदा की, जिसे एल्कलाइन सॉइल या बेसिक सॉइल कहते हैं, तो जिसके पीएच का मान 8.5 से 14 के बीच में होता है, जो अत्यधिक क्षारीय होता है। तो हमारी क्या मृदा इसमें भी नहीं उग सकती। मृदा क्या जो पादप है वनस्पति, इसके लिए भी ठीक नहीं है। फिर हमारे किस किस लिए ठीक नहीं है? इसके लिए अम, पादपों के लिए ये वाले भी सही नहीं है, ये वाले भी सही नहीं है। केवल जिसको अच्छी मृदा कहते हैं, गुड सॉइल कहते हैं, यही पीएच हमारे क्या पादपों की अच्छी वृद्धि के लिए ठीक होती है। अब खनिज तत्वों की बात करें, मृदा के अंदर कौन-कौन से खनिज तत्व किस पीएच पे पाए जाते हैं, उसकी बात करें। पीएच की बात करें तो पीएच का एक मान हम चित्र में देख रहे हैं। पीएच की बात करें तो सबसे पहले 4 पीएच की बात करते हैं। जैसे हमारा एसिडिक आता है, इधर हमारा एस बेसिक आता है 8 पीएच। नाइट्रोजन का हमारे क्या जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का है ना, पीएच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब 8 हो या 4 हो, नाइट्रोजन सेम टू सेम रहती है। मतलब नाइट्रोजन का पर हमारे पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पोटेशियम भी हमारे ऐसा है जिस पर हमारे पीएच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा सब पे हमारे पीएच का प्रभाव पड़ता है कि जैसे-जैसे हम अम्लीयता की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? अम्लीयता की तरफ बढ़ते हैं। तो फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम मतलब मैंगनीज, बोरॉन, जिंक और कॉपर, ये बढ़ते हैं। आप इसे याद रखें कौन-कौन सी चीजें कि फास्फोरस, आयरन, हमारा मैंगनीज, बोरॉन, जिंक और कॉपर, ये बढ़ते हैं हमारे अम्लीयता बढ़ने पे। और क्षारीयता बढ़ने पे हमारे क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम बढ़ते हैं। आप इसे याद रखेंगे, क्षारीयता बढ़ने पे हमारे क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व बढ़ते हैं हमारी मिट्टी के अंदर। आप इसे याद रखेंगे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके आगे हम देखेंगे भारत में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। भारत में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो मृदा निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। मृदा निर्माण क्या होती है? बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जो कई कारकों से प्रभावित होती है। और इन कारकों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बाँटा जाता है। एक तो हमारे कौन से होते हैं? सक्रिय कारक, और दूसरा होता है निष्क्रिय कारक। पहला सक्रिय कारक की बात करें, तो ये कारक क्या है? हमारे सीधे मृदा निर्माण को रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जो सक्रिय कारक होते हैं, ये कारक क्या करते हैं? सीधे मृदा निर्माण की रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है हमारा कौन सा? जलवायु। पहला कौन आता है? जलवायु मतलब क्लाइमेट। जलवायु क्या करती है? मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जलवायु क्या है? मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय कारक के रूप में काम करती है। जिसमें पहला कौन सा था जलवायु के अंदर? तापमान, जिसे टेम्परेचर कहते हैं। तो पहला क्या? टेम्परेचर किस प्रकार से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो जिस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है, वहाँ जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं। जिस जगह क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है, वहाँ जीवाणु अधिक सक्रिय होते हैं। और जीवाणु अधिक सक्रिय होकर जैव पदार्थों को अपघटित करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और जिस क्षेत्र में तापमान कम होता है, वहाँ जीवाणु कम सक्रिय होते हैं। जिस वजह से क्या हमारे जैविक पदार्थों का अपघटन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। ह्यूमस और ह्यूमिक अम्ल दोनों का निर्माण हमारे तापमान पर निर्भर करता है। उसी प्रकार देखें हमारे किसका? वर्षा का, जिसे रेनफॉल कहते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वहां मृदा में उपस्थित जल में घुलनशील पदार्थ जैसे सिलिका और चूना जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं। जो सिलिका और चूना होते हैं, जो पानी में घुल के क्या जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। और यह प्रक्रिया हमारे निक्षालन या फिर लीचिंग कहलाती है। जैसे कि हमारी कौन सी मृदा होती है? लेटराइट मृदा है। इसमें हमारे क्या जल ज्यादा यदि वहां आ जाता है, तो जो सिलिका और चूना होते हैं, सिलिका चूना जैसे जो पदार्थ होते हैं, ये जल में घुल के हमारे नीचे चले जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। या फिर जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहां की मृदा मृदा कैसी होती है? शुष्क पाई जाती है। वाष्पीकरण की अधिकता के कारण क्या शुष्क क्षेत्रों में मृदा में लवणीयता अधिक देखने को मिलती है। क्या देखा जाता है? लवणीयता ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। अब दोनों की बात करें, तापमान और वर्षा के संयुक्त प्रभाव की बात करें, तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवाणु अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण ह्यूमस का निर्माण होता है। लेकिन वे फिर क्या है उसे तेजी से नष्ट भी कर देते हैं, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम भी हो जाती है। तो इस तरह से देख लेते हैं दोनों का प्रभाव, संयुक्त प्रभाव।
दूसरा हमारा कारक आता है कौन-सा? जैव पदार्थ। कौन-सा? जैव पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तो पहला कारक हमने कौन-सा देखा था? जलवायु और दूसरा कारक देख रहे हैं हम कौन-सा? जैव पदार्थ जिसे ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। तो जैव पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जीवित जैव पदार्थ और एक होते हैं मृत जैव पदार्थ। जीवित जैव पदार्थ मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जीवाणु, कवक और कृमि शामिल होते हैं। इसमें हमारे क्या जीवाणु, कवक और कृमि शामिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में। दूसरा होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें हमारा पेड़-पौधे और मृत जीव-जंतुओं के अवशेष शामिल होते हैं। इसमें हमारे क्या पेड़-पौधे और मृत जीव-जंतुओं के अवशेष शामिल होते हैं। तो ह्यूमस के निर्माण की बात करें तो जीवाणु मृत जैव पदार्थों का अपघटन करके क्या जीवाणु क्या करते हैं? मृत जैव पदार्थों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। उर्वरता की बात करें तो अधिक ह्यूमस वाली मृदा उपजाऊ और गहरे रंग की होती है। जो मृदा अधिक ह्यूमस वाली होती है वो कैसी उपजाऊ होती है, साथ साथ क्या गहरे रंग की होती है। ये तो हमने सक्रिय कारक देख लिए। कौन से कारक देख लिए? सक्रिय कारक देख लिए। अब देखेंगे निष्क्रिय कारक जिसे पैसिव फैक्टर कहते हैं। निष्क्रिय कारक की बात करें तो ये कारक क्या मृदा निर्माण की प्रक्रिया के लिए वो एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ये कारक क्या करते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। जिसमें हमारे सबसे नंबर 1 पे आता है पैरेंट रॉक्स मतलब जनक चट्टानें। जनक चट्टानों की बात करें तो जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है क्या? जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है उस चट्टान में पाए जाने वाले खनिज मृदा में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा का निर्माण ही उस चट्टान से हुआ है तो वो खनिज भी हमारे मृदा में पाए जाएंगे। जैसे हमारे बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में क्या बेसाल्ट चट्टानों से बनी काली मृदा में हमारे टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों में भी यही खनिज उपस्थित होता है। फिर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी लाल पीली मृदा या आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी जो हमारी लाल पीली मृदा होती है इसमें लौह तत्वों की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। फिर समय की बात करें तो पहला हमने देखा था कि जनक चट्टानें, दूसरा समय की बात करें तो मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगता है क्या मृदा निर्माण में जितना अधिक समय लगता है मृदा उतनी परिपक्व होती है, उतनी मैच्योर होती है। जिसमें जितना ज्यादा समय लगेगा वो मृदा उतनी ही मैच्योर मानी जाएगी। परिपक्व मृदा में मृदा परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है, मतलब स्पष्ट परतों का विकास होता है। आपसे याद रखेंगे कि परिपक्व मृदा में क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है, मतलब स्पष्ट रूप से परतों का निर्माण होता है। जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसके मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल को देखेंगे। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? उच्चावच जिसे रिलीफ कहते हैं। उच्चावच मतलब हमारे भूमि की ढलान कैसी है, ऊंचाई कैसी है, वो हमारे क्या उच्चावच कहलाती है। तो उच्चावच क्या होती है? मृदा के संचयन और अपरदन को प्रभावित करते हैं। कि भूमि की ढाल यदि ज्यादा है तो मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, अगर भूमि की ढाल कम है तो वहां मृदा का संचयन ज्यादा होगा। बात करें इसकी तो पर्वतीय ढालों पर अधिक अपरदन के कारण मृदा की पतली परत पाई जाती है, थिन लेयर पाई जाती है। कहाँ? पर्वतीय ढालों पर। जबकि मैदानी भागों की बात करें तो मृदा के जमाव के कारण मोटी परत पाई जाती है मृदा की। और मोटी परत क्या है? मोटी परत वाली मृदा का रंग गहरा होता है। आपसे याद रखेंगे जो परत मोटी होती है उस मृदा का रंग कैसा होता है? गहरा होता है। तो उच्चावच भी हमारे मृदा को प्रभावित करते हैं। फिर आती है अवस्थिति मतलब लोकेशन। तो अवस्थिति के आधार पर मृदा दो प्रकार की होती है। अवस्थिति के आधार पर मृदा कैसी होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? हमारी क्षेत्रीय मृदा और दूसरी होती है हमारी अक्षेत्रीय मृदा। एक तो हमारी कौन सी होती है? क्षेत्रीय मृदा। क्षेत्रीय मृदा किसे कहते हैं? जैसे जोनल सॉइल कहते हैं। तो ये मृदा अधिक समय तक एक ही स्थान पर स्थित रहती है। ये मृदा क्या होती है? अधिक समय तक एक ही स्थान पर स्थित रहती है और स्थानीय जलवायु और वनस्पति से ज्यादा प्रभावित होती है। ये मृदा क्या होती है? अधिक समय तक एक ही स्थान पर स्थित रहती है और स्थानीय जलवायु और वनस्पति से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। और इसमें हमारे जनक चट्टानों के गुण भी अधिक पाए जाते हैं। इसमें हमारे क्या होता है? जनक चट्टानों के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। और कम अपर्दन के कारण क्षेत्रीय मृदा के कण मोटे होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। क्षेत्रीय मृदा के कण क्या है? अपर्दन के कारण। कौन से? कम अपर्दन के कारण मोटे पाए जाते हैं। इनमें हमारी जलग्रहण क्षमता कम होती है। जो क्षेत्रीय मृदा होती है इनमें जलग्रहण क्षमता कम होती है। और क्षेत्रीय मृदा में मृदा परिच्छेदिका मतलब सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इधर से उधर तो जाती नहीं है, इसलिए यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल का निर्माण होता है। जैसे हमारी कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा। कौन सी? लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा इसके उदाहरण है। दूसरी आती है कौन सी? हमारी अक्षेत्रीय मृदा जिसे एजोनल सॉइल कहते हैं। अक्षेत्रीय मृदा की बात करें तो ये मृदा हमारे नदियों, हवा और अन्य कारकों के द्वारा ये मृदा हमारे क्या नदियों, हवा और अन्य कारकों के द्वारा परिवहन करके लाई जाती है। इसलिए यह कम समय के लिए एक ही स्थान पर पड़ी रहती है, एक ही स्थान पर स्थित रहती है, कम समय के लिए एक स्थान पर रहती है। इसमें हमारे जनक चट्टानों के गुण कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से लाई जाती है। इसी वजह से जो जनक चट्टानें हैं इनका गुण इसमें कम पाया जाता है। अधिक अपरदन और परिवहन के कारण अधिक अपरदन और परिवहन के कारण मृदा के कण कैसे हो जाते हैं? बारीक हो जाते हैं। और इनमें जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है। इनमें क्या होती है? जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है।
अक्षेत्रीय मृदा में मृदा परिच्छेदिका इस सोइल प्रोफाइल का निर्माण नहीं हो पाता या फिर होता है तो बहुत कम होता है। जैसे हमारी कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो दोनों मृदा हमने देख ली, क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय मृदा। अब बीच बीच में हमने देखा था मृदा परिच्छेदिका की बात की थी। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, जैसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका मृदा की विभिन्न परतों का ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट होती है। क्या होता है, जो हमारी मृदा है उसकी परतों का एक ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट को हम क्या बोलते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, जिन्हें हम संस्तर कहा जाता है, मतलब हॉरिजॉन्स भी कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसके संस्तर की, तो इसमें बहुत सारे संस्तर बनाए गए हैं, मतलब बहुत सारे संस्तर है, जिसमें सबसे ऊपर का संस्तर क्या कहलाता है, जो जीरो या ओ संस्तर, ओ से मतलब ऑर्गेनिक, ओ से मतलब ऑर्गेनिक या जीरो संस्तर, ये सबसे ऊपर की परत होती है। जैसे हम मिट्टी को एक वर्टिकल काटें, वर्टिकल काटेंगे तो सबसे ऊपर की परत कौन सी है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन। ये सबसे ऊपर की परत होती है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे हमारे पत्तियां, टहनियां, अन्य पौधे, जानवरों के अवशेष। तो हमारे जीरो हॉरिजन के अंदर आता है हमारा कौन सा, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, जिससे में हमारे क्या कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके नीचे आता है हमारा ए संस्तर। ए संस्तर की बात करें तो ये क्या होती है, सतह मृदा होती है। क्या होती है, सतह मृदा, सरफेस सॉइल होती है। और ये मृदा की सबसे ऊपरी परत है, जो कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का मिश्रण इसके अंदर होता है। इसमें हमारे क्या कार्बनिक पदार्थ और खनिजों का मिश्रण होता है, और ये खेती के लिए बहुत जरूरी होती है। कौन सी हमारी, ए संस्तर। ए संस्तर हमारे क्या खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता बी संस्तर। कौन सा था, बी संस्तर। ए संस्तर भी आपने देख लिया, ये हमारे यहाँ ये वाले जो ब्लैक ब्लैक है, ये तुम्हारा ओ संस्तर है। फिर इसके बाद जो लाइट ब्लैक है, ये हमारे क्या ए संस्तर है। इसके बाद हमारे ये बी संस्तर है। बी संस्तर की बात करें तो ये इसे सबसॉइल हॉरिजन भी कहते हैं, तो इसे अवमृदा या सबसॉइल भी कहा जाता है। और ये ए संस्तर के नीचे पाई जाती है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, अवमृदा या सबसॉइल भी कहते हैं, और ये हमारे ए संस्तर के नीचे पाई जाती है। और इसमें क्या अपक्षेत जो शैल पदार्थ, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इसमें हमारे क्या अपक्षेत जो शैल पदार्थ है, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी, ये पाई जाती है। इसमें ऊपरी परत से निक्षालन करके आए हुए खनिज जमा होते हैं। इसमें जो ऊपरी परत है, जैसे हमारा जीरो और ए, यहाँ से जो निक्षालित होने के बाद पदार्थ होते हैं, ये इसी यहीं आके जमा होते हैं। इसे बी स्तर कहते हैं। और इसके नीचे हमारे कौन सा, सी स्तर, और फिर आर स्तर आता है। सी स्तर को सबस्ट्रेटम कहा जाता है, अधः स्तर। और आर को हम क्या बोलते हैं, बेडरॉक मतलब आधारी शेल कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। सबसे ऊपर कौन सा हमारे, सबसे ऊपर हमारा ओ स्तर, फिर ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और आर स्तर। फिर आता है हमारा कौन सा, सी स्तर। सी स्तर जिसे सबस्ट्रेटम हॉरिजन कहते हैं या अधः स्तर कहते हैं, तो इसे अधः स्तर या सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। इसमें हमारा आंशिक रूप से अपक्षित जो शेल होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जो जनक चट्टान के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। इसमें क्या आंशिक रूप से अपक्षित शेल पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे क्या जनक चट्टान से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, मतलब वैसे ही पाए जाते हैं। फिर आता है हमारे क्या, आर संस्तर। आर संस्तर जिसे की बात करें, जैसे बेडरॉक हॉरिजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेडरॉक हॉरिजन भी कहते हैं। और इसे आधारी शेल या बेडरॉक भी कहते हैं। तो यह हमारे ठोस अखंडित चट्टाने होती है। ये हमारे क्या, ठोस अखंडित जनक चट्टाने होती है, जो अभी तक अपक्षित नहीं हुई है। तो सबसे नीचे मृदा में कौन सी परत पाई जाती है, आर स्तर। कौन सी, आर स्तर पाई जाती है। अब हम देखेंगे भारत में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। ये तो हमने ओवरऑल देखे थे। अब देखेंगे भारत में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक आता है कौन सा, हमारे मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज किस तरह से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। तो मानवीय गतिविधियां भी मृदा निर्माण और उसकी गुणवत्ता को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। कैसे, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके। तो रासायनिक उर्वरकों मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता तो सॉइल क्वालिटी में कमी आती है, और उसकी रासायनिक संरचना इससे बिगड़ती है। तो अत्यधिक सिंचाई की बात करें, एक्सेसिव इरिगेशन की, तो एक्सेसिव इरिगेशन या अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की लवणता सैलिनिटी बढ़ जाती है। मतलब किसकी वजह से, केशिकात्मक जो क्रिया होती है, इसकी वजह से मृदा की लवणता बढ़ जाती है। अत्यधिक चराई और वनोन्मूलन के कारण, अत्यधिक चराई मतलब एक्सेसिव ग्रेजिंग, और वनोन्मूलन मतलब डिफोरेस्टेशन। तो अत्यधिक चराई और वनोन्मूलन के कारण मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाती है, जो सॉइल इरोशन है, इरोजन, इसकी समस्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि वनस्पति आवरण हट जाने से क्या होता है, वनस्पति आवरण हट जाने से मिट्टी सीधे हवा और पानी के संपर्क में आ जाती है। तो इससे हमारी क्या, मृदा प्रभावित होती है। अब हम बात करें भारत में मिट्टी के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो हमारे टाइप की बात करें भारत में, टाइप ऑफ सॉइल। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने भारत की मृदा को कई प्रमुख प्रकारों में बांटा है। इसने आईसीएआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्या किया, भारत की मृदा को कई प्रकारों में बांटा है। जिसमें बात करें कौन कौन सी मृदा है, तो हम 8 प्रकार की मृदा के बारे में देखेंगे।
पहली मृदा आती है हमारी कौन-सी जलोढ़ मृदा। 8 प्रकार की मृदाओं में पहली मृदा आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के निर्माण की बात करें तो जल द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण इसका निर्माण होता है। या जल के द्वारा जमा किए गए अवसादों से मतलब सेडिमेंट के कारण इसका निर्माण होता है। इसीलिए इसे निक्षेपण मृदा या डिपोजिशन सॉइल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवसादों के डिपोजिशन से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या डिपोजिशन सॉइल भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एलुवियल सॉइल कहेंगे। बात करें इस मृदा की विशेषता की तो ये अक्षेत्रीय मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? अक्षेत्रीय मृदा होती है। इसलिए इसमें क्या मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। बारीक कणों के कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता भी ज्यादा होती है। क्या बारीक कणों के कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटास इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इसकी कमी पाई जाती है इसमें। उर्वरता की बात करते हैं, उपजाऊ मृदा है। ये कैसी मृदा है? उपजाऊ मृदा है, कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो जलोढ़ मृदा है तो जलोढ़ मृदा हमारी कैसी होती है? उपजाऊ मृदा होती है और कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मृदा है। विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार उत्तरी मैदानी प्रदेश जो हमारे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान है, तो भारत में इसका विस्तार क्या है? उत्तरी मैदानी प्रदेश मतलब गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान और तटवर्ती मैदानों में प्रदेश है, वहां पे है। आप इसे याद रखेंगे कहाँ पे इसका विस्तार है। तो हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश और तटवर्ती मैदानी प्रदेशों में इसका विस्तार है। उसके उप प्रकार की बात करें तो इसे खादर मृदा और बांगर मृदा दो भागों में बांटा जा सकता है। खादर मृदा कैसी होती है? अधिक उपजाऊ होती है और नवीन जलोढ़ मृदा होती है। उसी प्रकार बांगर मृदा की बात करें तो प्राचीन जलोढ़ होती है, कम उपजाऊ होती है, कंकरयुक्त मृदा होती है। तो हमने ये दो प्रकार देख लिए। अब हम अगली मृदा के बारे में बात करेंगे। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? काली मृदा, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल या काली मृदा का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसका रेगुर मृदा या फिर कपासी मृदा होता है। दो नाम दिए गए इसके, रेगुर मृदा या फिर कपासी मृदा भी इसे कहते हैं। और कपासी मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास उत्पादन के कारण इस मृदा में काफी अच्छी कपास उत्पादित होती है। साथ ही साथ क्या है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। बात करें हमारे काली मृदा के निर्माण की तो निर्माण इसका कैसे होता है? बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से इसका निर्माण होता है। इससे बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से या वेदरिंग से हमारे किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। आप इसे याद रखेंगे। बात करें इसकी विशेषताओं की, काली मृदा की विशेषता क्या है? तो ये क्या मृण मृदा मतलब क्लेवे सॉइल है। मृण मृदा है या फिर क्लेई सॉइल है। इसके कण क्या होते हैं? बहुत बारीक होते हैं। इसके कण कैसे होते हैं? बहुत बारीक होते हैं। और इसकी जल धारण क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या जल धारण क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। जल ग्रहण करने पे ये मृदा फूल जाती है और जल छोड़ने पे सिकुड़ जाती है। जल ग्रहण करने पे मृदा क्या फूल जाती है और जल छोड़ने पे मृदा क्या है? सिकुड़ जाती है। जिसके कारण शुष्क ऋतु में इसमें दरारें पड़ जाती है। जब शुष्क ऋतु आती है तब इस मृदा में क्या होती है? दरारें या क्रैक्स पड़ जाती है। इसी वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। रंग की बात करें तो इस मृदा में टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से, किसकी वजह से? टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से इसका रंग काला होता है। क्या होता है? इसका रंग काला होता है। कई बार पूछा जा चुका है ये चीज। टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति की वजह से इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो चित्र में हम जो विभिन्न प्रकार की मृदा है उनके वितरण के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है। जैसे ब्लू कलर की मृदा है ये वाली, ये हमारी लेटराइट मृदा है। तो हमारे दो क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला। रेतीली मृदा की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में रेतीली मृदा पाई जाती है। उसी प्रकार भारत के बड़े क्षेत्र में जो हमारी जलोढ़ मृदा है रेड कलर की, इसको देखने को मिलती है। तो पर्वतीय क्षेत्र में से हिमालय और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश उसमें हमारा पर्वतीय मृदा है। और जो हमारी ग्रीन वाली लाल मृदा, तो लाल मृदा वैसे तो ग्रीन में दिखाई गई है, तो ये आप देख सकते हैं। और रेतीली मृदा हमने देख ही ली है। तो बाकी नॉर्मली सब सारी मृदाओं के बारे में हमने देख लिया। काली मृदा की बात करें तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ और काली मृदा है। तो आप चित्र में आप नाम भी साथ-साथ लिखे हुए हैं, तो इनको आप मिलान कर सकते हो। और वैसे साथ ही साथ हम मृदाओं को डिटेल से भी देख रहे हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है काली मृदा में। या पोटास तत्व क्या प्रचुर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे किसमें? काली मृदा में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसमें इनमें क्या हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मृदा में। मैग्नीशिया, एल्युमिनिया एल्यूमिना, चूना और लोह तत्व ये भी हमारे कुछ मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। ज्यादा नहीं पाए जाते, कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी भी पाई जाती है। पोटास बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? पोटास बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस मृदा के विस्तार की तो भारत में इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। भारत में इसका विस्तार कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे हमारे महाराष्ट्र, गुजरात
मध्य प्रदेश के कुछ भाग, तो इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तीसरी मृदा आती है हमारी कौन सी, लाल पीली मृदा। कौन सी मृदा, लाल पीली मृदा की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये हमारे क्रिस्टलीकृत आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। क्रिस्टलीकृत आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। रंग की बात करें तो फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसकी वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से इस मृदा का रंग लाल होता है, लेकिन जल ग्रहण करने पर यह पीले रंग की दिखाई देती है। मतलब इसमें पानी डाल दिया जाए तो पीले रंग की हो जाएगी, सूखने पे लाल रंग की होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास और लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाने, क्या, पोटास और लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से पाए जाते हैं इसमें। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है, क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है। ये कौन सी मृदा, हमारी लाल पीली मृदा। कणों के आकार की बात करें तो उच्च भूमि क्षेत्रों में इसके कण मोटे होते हैं, क्या होते हैं, उच्च भूमि क्षेत्रों में इसके कण मोटे होते हैं, जबकि घाटी क्षेत्रों में देखें तो इसके कण बारीक होते हैं। तो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहां तो इसके कण मोटे होते हैं, और घाटी क्षेत्रों में इसके कण बारीक होते हैं। और बारीक कणों वाली पीली मृदा अधिक उपजाऊ होती है। ऐसी जो बारीक कणों वाली पीली मृदा होती है ये ज्यादा उपजाऊ होती है। बात करें इसके विस्तार की तो भारत में इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। भारत में क्या, इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। अगली मृदा आती है हमारे कौन से, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। किसका, लेटराइट मृदा का निर्माण हमारे उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। बात करें लीचिंग की प्रक्रिया, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहीं लीचिंग की प्रक्रिया होगी। तो जहाँ भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा के कारण क्या होता है, जल में घुलनशील पदार्थ जैसे सिलिका और चूना वर्षा के जल के साथ रिसकर मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं, और ऊपरी परतों में हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में रह जाते हैं। क्या, ऊपरी परतों में तो हमारे क्या, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रह जाते हैं, जबकि हमारे सिलिका और चूना क्या है, पानी के जल के साथ रिस के मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को निक्षालन या फिर लीचिंग कहते हैं। पोषक तत्वों की बात करें लेटराइट मृदा की, लेटराइट मृदा की पोषक तत्वों की बात करें तो लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें हमारे क्या, लौह और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है। किन किन चीजों की कमी पाई जाती है इसमें, इसमें हमारे क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। बात करें हमारी विशेषताओं की तो ऑक्साइडों की अधिकता के कारण, क्या, ऑक्साइडों की अधिकता के कारण यह सूखने पर कठोर हो जाती है। क्या, ऑक्साइडों की अधिकता के कारण यह सूखने पर क्या, कठोर हो जाती है, जिससे इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। क्या, इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इसका नाम हमारा लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है। क्या, इसका नाम हमारा क्या, लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। यह कम उपजाऊ मृदा होने की वजह से, ये क्या, कम उपजाऊ होने के कारण ये मृदा बहुत ज्यादा कम उपजाऊ है। इस कारण ड्रोपन कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जैसे हमारे क्या, चाय खेती, कॉफी खेती और काजू की खेती, इन खेती के लिए ये मृदा बहुत ज्यादा उपयोगी है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो भारत में इसका विस्तार पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और मेघालय के पठार, इन क्षेत्रों में ये मृदा काफी ज्यादा पाई जाती है। अगली मृदा आती है हमारे कौन से, एरिड सॉइल, जिन्हें हम शुष्क मृदा कहते हैं। बात करें स्थिति की तो उच्च तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र या उच्च तापमान और कम वर्षा वाले जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है वहां पे ये मृदा पाई जाती है। कौन सी, एरिड सॉइल। तो उच्च तापमान और कम वर्षा वाले शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। बात करें इस मृदा की विशेषता की तो बलुआ प्रकृति की होती है, सैंडी नेचर की होती है। ये मृदा कैसी होती है, बलुआ प्रकृति की, मतलब सैंडी नेचर की होती है। इसलिए इनकी जल धारण क्षमता कम होती है और इसके निचले भाग में चूने की मात्रा बढ़ती जाती है। जो हमारी शुष्क मृदा होती है इनके निचले भागों में चूने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कंकर की एक मोटी परत पाई जाती है, जिससे जल का रिसाव कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जल का रिसाव कम हो जाता है। कृषि की बात करें तो नियमित सिंचाई से, यहाँ पे यदि नियमित सिंचाई की जाए तो नियमित सिंचाई से कृषि के लिए भूमि उपयोगी साबित हो सकती है। पोषक तत्वों की बात करें तो फास्फोरस और चूना पत्थर, क्या, फास्फोरस और चूना प्रचुर मात्रा में इनमें पाया जाता है। फास्फोरस और चूना इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। क्या, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की इनमें कमी पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो भारत में इनका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में, यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में इनका विस्तार है। अगली मृदा आती है हमारे कौन से, लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी, लवणीय क्षारीय मृदा की बात करें, सैलाइन एल्कलाइन सॉइल। तो इस बात करें इसके निर्माण की तो अत्यधिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अत्यधिक सिंचाई की जाती है और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है, एक्सेसिव इरिगेशन किया जाता है, वहां पे हमारी लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है।
केशिकात्मक क्रिया मतलब कैपिलरी एक्शन के कारण इनका निर्माण होता है, जिससे क्या है, मिट्टी में सफेद परत नजर आने लगती है। मिट्टी के ऊपर क्या एक सफेद परत नजर आने लगती है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास और अन्य लवण जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, ये लवण प्रचुर मात्रा में इस मृदा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी तो फिर भी इनमें देखने को मिलती है। किनकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इनमें देखने को मिलती है। विशेषताओं की बात करें तो लवणों की अधिक सांद्रता की वजह से क्या, लवणों की अधिक सांद्रता के कारण ये अनुपजाऊ होती है। क्या होते हैं? इनफर्टाइल होती है, क्योंकि इसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए इन्हें रेह, कल्लर या ऊसर भूमि भी कहते हैं। इस भूमि का दूसरा नाम क्या हमारे? रेह, कल्लर या ऊसर भूमि भी इसे कहा जाता है। बात करें इसका उपचार की, मतलब इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, तो इनकी लवणीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए क्या, इनकी लवणीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम और रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जिप्सम और रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कच्छ के रण में है। बात करें इसका विस्तार का, हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र जैसे हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में है। और कच्छ का रण तो प्राकृतिक रूप से ऐसा ही है। अगली मृदा आती है हमारे कौन सी? पीठ में मृदा। कौन सी मृदा आती है? पीठ में मृदा। पीठ में मृदा को हम दलदली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दलदली मृदा भी कहते हैं, स्वैम्पी सॉइल भी कहते हैं। स्थिति की बात करें तो जलमग्न स्थिति, ऐसे मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, मतलब मिट्टी हमेशा पानी में डूबी रहती है। उन क्षेत्रों में हमारी ये मृदा पाई जाती है। मृदा का नाम पीठ में मृदा है, पैटी सॉइल। जहाँ सघन वनस्पति का विकास होता है, जहाँ क्या होता है? सघन वनस्पति का विकास होता है। रंग की बात करें, ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ये गहरे भूरे रंग की होती है। कैसी होती है? ह्यूमस की उपस्थिति की वजह से ये गहरे भूरे रंग की होती है। पोषक तत्व की बात करें तो जैव पदार्थ, ह्यूमस और पोटाश की मात्रा यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। क्या? हमारे ह्यूमस, पोटाश और जैव पदार्थों की मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं? कम मात्रा में पाए जाते हैं। विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार केरल पूर्ववर्ती तटवर्ती क्षेत्र है। क्या? भारत में इसका विस्तार केरल और पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, बिहार और झारखंड, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कौन सी? हमारे पैटी सॉइल या पीठ में मृदा। कहाँ का पाई जाती है? हमारे पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, बिहार, उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। अगली मृदा आती है हमारे कौन सी? वन और पर्वतीय मृदा। कौन सी है? वन और पर्वतीय मृदा की बात करें, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। पोषक तत्व की बात करें तो पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मृदा में हमारे क्या? पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें क्या हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। ह्यूमस और ह्यूमिक अम्ल की बात करें तो पर्वतों के वनाच्छादित क्षेत्रों में, कहाँ? पर्वतों के वनाच्छादित क्षेत्रों में इनमें ह्यूमस पाई जाती है। ऊंचे और कम तापमान वाले क्षेत्रों में, कहाँ? ऊंचे और कम तापमान वाले क्षेत्रों में इनमें हमारे ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है, जिससे इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति हो जाती है, क्योंकि ऊंचे और कम तापमान वाले क्षेत्रों में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है और हमारे वनाच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस पाई जाती है। विस्तार की बात करें तो भारत में इनका विस्तार उत्तर भारत मतलब हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्र जैसे हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पे पाया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो इस तरह हमने 8 प्रकार की मृदा के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे यूएसडीए के द्वारा जो हमारा यूएसडीए टैक्स सॉइल टैक्सोनॉमी की बात करें, मृदा वर्गीकरण की बात करें, यूनाइटेड स्टेट की जो डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके द्वारा जो भारत की मृदा है उसके प्रकार की बात करें तो यूएसडीए ने विश्व में मृदा को कुल 12 भागों में विभाजित किया। कितनी? 12 भागों में विभाजित किया। और ये हमारे एक वैज्ञानिक और व्यापक वर्गीकरण प्रणाली है। हम इन 12 वर्गों के बारे में देखेंगे जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बांटे। इनके अनुसार पहली मृदा आती है हमारी कौन सी? एरिडी सॉइल। पहली मृदा कौन सी आती है? एरिडी सॉइल। बात करें इसकी तो शुष्क क्षेत्रों की मृदा शुष्क मृदा कहलाती है। क्या इन शुष्क क्षेत्रों की मृदा क्या कहलाती है? शुष्क मृदा कहलाएगी। तो वर्टिसोल की बात करें तो काली मृदा जैसी होती है। वर्टिसोल कैसी होती है? काली मृदा जैसी होती है, जिसमें हमारे सूखने पे क्या दरारें पड़ जाती है। तीसरी होती है अल्फी सॉइल। ये हमारे कम निक्षालित मृदा होती है, जिसमें हमारे एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये पाए जाते हैं। लाल रंग की होती है और ये उपजाऊ होती है। अल्फी सॉइल कैसी होती है? उपजाऊ होती है और उष्ण उपोष्ण कटिबंधी या फिर हमारे आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कहाँ? आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। चौथी सॉइल आती है हमारे कौन सी? जेली सॉइल। ये हमारे टुंड्रा क्षेत्र में जलमग्न स्थिति में पाई जाने वाली मृदा है। वहाँ की टुंड्रा क्षेत्रों में जलमग्न स्थिति में पाई जाने वाली मृदा है। और अपचयन प्रक्रिया की वजह से, किसकी वजह से? अपचयन प्रक्रिया के कारण फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ पे क्या? फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, जिस वजह से इसका रंग नीला हरा होता है। कैसा होता है? इसका रंग नीला हरा हो जाता है। फिर आते हैं एंडी सॉइल। किसकी बात करें? एंडी सॉइल की बात करें तो ज्वालामुखी राख से बनी
खनिज संपन्न मृदा, इसकी वजह से ज्वालामुखी राख से बनी खनिज संपन्न मृदा होती है हमारे एंटी सॉइल, जिसमें हमारे जैव पदार्थ संचित होते हैं। क्या होते हैं? जैव पदार्थ संचित होते हैं। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण ये कैसी होती है? उपजाऊ मृदा होती है। क्यों? क्योंकि ये जल धारण बहुत ज्यादा करती है। जल धारण क्षमता अधिक होने की वजह से मृदा कैसी होती है? उपजाऊ हो जाती है। कौन सी? एंडी सॉइल। अगली आती है हमारी कौन सी? मॉली सॉइल। कौन सी आती है? मॉली सॉइल की बात करें। ये ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये मृदा पाई जाती है। और इसका रंग क्या होता है? गहरा होता है, जिससे हम क्या? चरणोजम मृदा भी कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? गहरा होता है, और इसे चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल की बात करें तो अल्प विकसित मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? अल्प विकसित मृदा होती है, जो जलोढ़ मृदा जैसी दिखती है। इसमें हमारे पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें हमारे क्या? पूर्ण रूप से मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता। जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण ये उपजाऊ होती है। जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में ये ज्यादा पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में ये मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगली मृदा की बात करें तो अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? हिस्टोसोल। कौन सी आती है हमारी? हिस्टोसोल। ये हमारी कैसी मृदा है? पीट में मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? पीट में मृदा होती है, जिसमें हमारे जैविक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? हमारी हिस्टोसोल। हिस्टोसोल कैसे पाई जाती है? हमारी जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल की बात करें तो अत्यधिक निक्षालित मृदा है ये। ऑक्सीसोल कैसी है? हमारी अत्यधिक निक्षालित मृदा है, जिसमें हमारे एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। जिसमें हमारे क्या? एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा पुरानी मृदा है। ऑक्सीसोल क्या? हमारे सबसे ज्यादा पुरानी मृदा है। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? अल्टीसोल। अल्टीसोल की बात करें तो सामान्य निक्षालित मृदा होती है अल्टीसोल, जो हमारे लेटराइट मृदा की जैसे दिखती है। किसकी तरह दिखती है? लेटराइट मृदा की जैसी दिखती है। इसमें हमारे के एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अल्टीसोल में हमारे किसके? एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्टीसोल कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? स्पोडोसोल। कौन सी आती है? स्पोडोसोल। स्पोडोसोल की बात करें तो ठंडे आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली राख धूसर रंग की मृदा होती, कौन सी होती है? स्पोडोसोल। और पोडजोल मृदा जैसी हमारी ये होती है। कैसी होती है? ये मृदा हमारी पोडजोल मृदा जैसी होती है, और कोणधारी वन जो टेगा क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, और ये कैसी होती है? हमारी अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। फिर बात करें एंटीसोल की, तो अविकसित और नवीन मृदा होती है हमारी कौन सी? एंटीसोल। एंटीसोल कैसी मृदा? हमारी अविकसित और नवीन मृदा है। पानी और हवा, ये पानी और हवा इनके द्वारा अवसादों के जमा होने से, क्या? पानी और हवा के द्वारा अवसादों के जमा होने से ये मृदा बनती है। कौन सी? एंटीसोल। और ये हमारी क्या? अपरिपक्व मृदा होती है, जिसमें हमारा मृदा परिच्छेदिका का निर्माण नहीं होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेशों के बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। कहाँ? मरुस्थलीय प्रदेशों के बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। अब हम देखेंगे आईसीएआर के अनुसार भारतीय मृदा का वर्गीकरण। किसके अनुसार? आईसीएआर के अनुसार भारतीय मृदा का जो वर्गीकरण देखेंगे। आईसीआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो हमारे आईएएसआरआई है, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर स्टेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके तहत कार्य करती है। उसने जो यूएसडीए वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मृदा को 7 भागों में बांटा है। भारतीय मृदा को 7 भागों में बांटा है, और ये 7 भाग देखते हैं कौन कौन से। ये वर्ग तो हमारे कैसा? यूएसडीए के 12 में से 7 भाग है भारत के अंदर। पहली मृदा आती है हमारी कौन सी? एरिडिसोल। 7 में से पहली आती है एरिडिसोल, बात करें जिसे हम कहते हैं शुष्क मृदा जैसी। दूसरी होती है अल्फिसोल, ये कम निक्षालित, लाल रंग की, उपजाऊ, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय या आर्द्र उपाद्र क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर मॉलिसोल। मॉलिसोल ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। कहाँ? ह्यूमस युक्त शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। रंग गहरा है, चरणोजम जैसी मृदा है। रंग गहरा है इनका, और चरणोजम जैसी मृदा है। फिर आता है अल्टीसोल, सामान्य निक्षालित, लेटराइट जैसी, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड से युक्त, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी? अल्टीसोल। फिर आता है वर्टिसोल। वर्टिसोल की बात करें तो काली मृदा जैसी होती है। वर्टिसोल कैसी होती है? काली मृदा जैसी होती है। फिर बात करें इंसेप्टिसोल की, तो अल्प विकसित जलोढ़ मृदा जैसी उपजाऊ। अल्प विकसित जलोढ़ मृदा जैसी उपजाऊ है। जलोढ़ मैदानों और पर्वतों और घाटियों क्षेत्रों में पाई जाती है इंसेप्टिसोल। कहाँ पाई जाती है? हमारे जलोढ़ मैदानों, पर्वतों और घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगली मृदा आती है हमारी कौन सी? एंटीसोल। एंटीसोल की बात करें तो अविकसित नवीन मृदा होती है, और मरुस्थलीय प्रदेश के बालुकास्तव क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारे आईसीएआर के द्वारा भारत की कौन सी 7 मृदाएं हैं? एंड एरिडिसोल, अल्फिसोल, मॉलिसोल, अल्टीसोल, वर्टिसोल और इंसेप्टिसोल और एंटीसोल। ये हमारे 7 प्रकार की मृदाएं हैं।
अब मृदा के वर्गीकरण के बारे में तुमने देख लिया, अब देखेंगे मृदा से जुड़ी हुई कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, सॉइल प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारतीय मृदा को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करता है। कौन-कौन सी समस्याएँ? पहली समस्या आती है हमारी कौन-सी? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। बात करें ये क्या है? तो मिट्टी की ऊपरी जो उपजाऊ परत का हवा या फिर पानी के द्वारा या ऊपरी जो उपजाऊ परत है, इसका हवा या पानी के द्वारा अपनी मूल जगह से हट जाना, इसे हम क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मौत भी कहते हैं, क्योंकि मिट्टी यहाँ से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, तो मौत हो जाती है मिट्टी की, तो रेंगती हुई मौत भी कहेंगे अपरदन को। कारण क्या है? वृक्षों की कटाई जिसे वनोन्मूलन कहते हैं, अत्यधिक पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां जैसे ढलान पर सीधे जुताई करना, अत्यधिक वर्षा और तेज हवाएं, ये हमारे क्या मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। परिणाम क्या आता है? परिणाम ये आता है कृषि उत्पादकता में कमी आती है, स्थलीकरण बढ़ता है और जलाशय में क्या है? उड़ने से गाद जमा हो जाती है। अगली समस्या आती है हमारे को से लवणीयता और क्षारीयता की। समस्या क्या है? तो मिट्टी में लवण जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम और क्षारीय तत्वों की अधिकता हो जाती है। इसमें क्या है? मिट्टी में लवणों की और क्षारीय तत्वों की अधिकता हो जाती है। कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई की वजह से, खराब जल निकासी की वजह से, शुष्क जलवायु में वाष्पीकरण और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से हमारे लवणीयता और क्षारीयता की समस्या आती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। मिट्टी की संरचना का बिगड़ना, भूमि का अनुपजाऊपन या ऊसर कलर होना, तो हमारी ये लवणीयता क्षारीयता की समस्या है। तीसरी समस्या आती है जल भराव या सेम की समस्या। कौन सी? वाटर लॉगिंग की समस्या की बात करें तो मिट्टी में अत्यधिक पानी का जमा हो जाना, जिससे मिट्टी के छिद्रों में हवा का संचार रुक जाता है। कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई, खराब जल निकासी, समतल भूभाग, जिनकी वजह से हमारे जल भराव या सेम की समस्या आती है। और कहाँ होती है? विशेषकर हमारे नहर सिंचित क्षेत्रों में ये समस्या आती है। परिणाम की बात करें तो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन कम मिलती है, इससे जड़ सड़ने लगती है, फसलों का नष्ट होना और दलदली भूमि का निर्माण होना इसका प्रमुख परिणाम है। फिर पोषक तत्वों की कमी की बात करें तो ये क्या है? तो मिट्टी में पौधों के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म और मैक्रो पोषक पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, इनकी कमी होना। कारण क्या है? हमारे सघन कृषि, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक निर्भरता, फसल चक्र का अभाव और कार्बनिक पदार्थों की कमी, इनकी वजह से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। परिणाम क्या निकलता है? फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आती है। फिर मिट्टी का प्रदूषण आता है। क्या आता है? मिट्टी का प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन आता है। क्या है? मिट्टी में हानिकारक पदार्थ जैसे हमारा औद्योगिक कचरा, कीटनाशक, भारी धातुएं, ये जमाव, इनकी जमाव की वजह से मिट्टी का प्रदूषण होता है। कारण क्या है? अनुपचारित जो हमारे औद्योगिक शहरी अपशिष्ट और अत्यधिक कीटनाशकों या खरपतवारों का प्रयोग करना, ये हमारी जिससे हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। परिणाम क्या निकलता है? तो खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का प्रवेश या खाद्य पदार्थ श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का प्रवेश, मिट्टी में के सूक्ष्म जीवों का नष्ट होना, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, ये सब हमारा मिट्टी के प्रदूषण को की वजह से होता है। फिर मिट्टी की अम्लीयता की बात करें, इसकी मिट्टी की अम्लीयता की बात करें तो ये क्या है? तो मिट्टी में पीएच का मान का कम होना। क्या मिट्टी में पीएच मान का कम होना, 4.5 से 6.5 के बीच में होना, किसकी वजह से होता है? अत्यधिक वर्षा की वजह से। वर्षा की वजह से क्या होता है? निक्षालन के द्वारा क्षारीय तत्वों का बह जाना, जो क्षारीय तत्व है वो निक्षालन की वजह से बह जाते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी में अम्लीय तत्व रह जाते हैं। अम्लीय जो उर्वरक है इनका उपयोग करना, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, क्या हमारे अम्लीय उर्वरकों का उपयोग और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ये कारण है। परिणाम क्या है? कुछ पोषक तत्वों की अनुपलब्धता, विशेष रूप से हमारे अम्लीय पदार्थ मृदा के प्रति संवेदनशील फसलों की पैदावार में कमी, या विशेष रूप से जो हमारे अम्लीय मृदा के प्रति जो संवेदनशील फसल है उनकी पैदावार में कमी होती है। अब हम देखेंगे मृदा का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन की बात करें तो मृदा क्या होती है? कि अनमोल संसाधन है और इसकी समस्याओं का समाधान करके उसे संरक्षित कर किया जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें मृदा अपरदन पर नियंत्रण करके, कैसे? वृक्षारोपण करके। तो वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है और मृदा अपरदन को रोकती है। ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो इससे हमारा मृदा अपरदन रुकेगा। फिर समोच्च जुताई की बात करें, कॉन्टूर प्लॉविंग की, तो ढलान के आर पार जुताई करने से क्या होता है? पानी का बहाव धीमा हो जाता है। कि ढलान के आर पार जुताई करने से क्या होता है? पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है। पट्टीदार खेती की बात करें, स्ट्रिप क्रॉपिंग की, तो विभिन्न फसलों की तो पट्टियों में उगाना, जहाँ क्या एक पट्टी अपरदन रोकने का वाली फसल की हो। हमारे क्या पट्टीदार फसल की बात करें तो विभिन्न फसलों को पट्टियों में उगाना, जहाँ एक पट्टी क्या अपरदन रोकने के लिए वाली फसल की होती है। फिर सीढ़ीनुमा खेत की बात करें, टेरेस फार्मिंग की, तो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ियां बना के खेती करना, पहाड़ी ढलानों पर क्या सीढ़ियां बनाकर खेती करना। फिर खेतों की मेड़बंदी की बात करें तो खेतों के चारों ओर मेड़ बनाकर पानी के बहाव को नियंत्रित करना,
नियंत्रित पशुचारण की बात करें तो पशुओं की चराई को नियंत्रित करना ताकि वनस्पति आवरण बना रहे। लवणीयता और क्षारीयता के प्रबंधन की बात करें, किसकी लवणीयता क्षारीयता के प्रबंधन की बात करें तो जिप्सम और रॉक फास्फेट का उपयोग। तो जिप्सम और रॉक फास्फेट के उपयोग की बात करें तो विशेषकर क्षारीय मृदा के उपचार के लिए हमारे जिप्सम और रॉक फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। बेहतर जल निकासी प्रणाली की बात करें तो अतिरिक्त पानी और घुले हुए लवणों को निकालने के लिए, इसके लिए अतिरिक्त पानी और घुले हुए लवणों को बाहर निकालने के लिए बेहतर जल निकासी प्रणाली बनाई जा सकती है। फिर लवण सहिष्णु फसलों की खेती की बात करें तो ऐसी फसलें उगाना जो हमारा लवणीय इस परिस्थितियों में भी उग सके। हरी खाद की बात करें तो ढैंचा ग्वार जैसी फसलें उगाकर मिट्टी में मिला देना, जिससे हमारे क्या लवणीयता क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर जल्द भराव या फिर सेम की समस्या, इसके समाधान की बात करें तो यूकेलिप्टस या सफेदे के जो पौधे होते हैं इनका रोपण करना। तो ये वृक्ष क्या है अत्यधिक पानी को सोख लेते हैं, ज्यादा पानी होता है उसको सोख लेते हैं, कौन से यूकेलिप्टस के पौधे। तो फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक का उपयोग करना, कि फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक के उपयोग की बात करें तो ये जल कुशल पद्धतियां जल भराव को कम करती है। क्या करती है फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक क्या करती है हमारे जल भराव को कम करती है। बेहतर जल निकासी की बात करें नालियों और भूमिगत पाइपों का उपयोग करके, क्या नालियों और भूमिगत पाइपों का उपयोग करके अतिरिक्त पानी को निकाला जा सकता है। फिर पोषक तत्वों की कमी के समाधान की बात करें तो फसल चक्र अपना करके तो एक ही भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाना, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और पोषक तत्वों का संतुलन भी बना रहे। जैविक खाद और हरी खाद के उपयोग की बात करें, इसकी जैविक खाद और हरी खाद के उपयोग की बात करें तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व को बढ़ाना, क्या मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व को बढ़ाना। मिट्टी परीक्षण है सॉइल टेस्टिंग की बात करें तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता लगा के या मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का पता लगा के आवश्यक पोषक तत्व को बढ़ाना। फिर बायो फर्टिलाइजर के उपयोग की बात करें तो मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्व चक्र में सुधार किया जा सकता है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके। तो मिट्टी प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो हमारे औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट है उनका उचित उपचार करके तो मिट्टी को अपशिष्ट को मिट्टी में डालने से पहले शुद्ध किया जाना चाहिए। कीटनाशकों खरपतवारों का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करके तो जैविक नियंत्रण विधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। पुनर्चक्र और अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो प्लास्टिक और अन्य जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसको मिट्टी में जमा होने से रोकना, हमारे मिट्टी प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके। फिर अम्लीयता के उपचार की बात करें तो अम्लीयता का उपचार की बात करें तो चूना मिलाया जाता है लाइमिंग करके। तो अम्लीय मिट्टी में चूना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिला करके उसके पीएच मान को बढ़ा जा सकता है। मृदा संरक्षण की बात करें तो मृदा संरक्षण केवल कृषि उत्पादन के लिए नहीं होता बल्कि पर्यावरण के लिए समग्र स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये क्या है एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमारे किसानों वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने भारत के भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की मृदा इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।